शाम के 7 बजने के हैं और वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। सीएमओ के सभी अधिकारियों को काम अलॉट किया गया है। सीएम प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता जयपुर संभाग का काम देखेंगे। संदेश नायक अजमेर और बीकानेर संभाग का काम देखेंगे, जबकि सिद्धार्थ सिहाग जोधपुर और भरतपुर संभाग का काम देखेंगे, परखेंगे। इस बीच अरविंद पोसवाल को लेकर जानकारी मिल रही है कि अरविंद पोसवाल उदयपुर और कोटा संभाग का काम देखेंगे, यानी कि जिम्मेदारी उदयपुर संभाग कोटा संभाग की पोसवाल पर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है प्रशासनिक स्तर पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी है। इनकी सीएमओ के सभी अधिकारियों को काम अलॉट कर दिया गया है। उस सूची भी आपको हम दिखा रहे हैं जो जारी कर दी गई है। अधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सीएम प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता जो हैं, उन्हें जयपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कामकाज जयपुर संभाग का उन्हें देखने को मिलेगा। संदेश नायक अजमेर और बीकानेर संभाग का काम देखेंगे। और अब आपको खबर दिखाते हैं सीकर से, जहां पर खाटू श्याम जी सदर थाने का फीता काटने की बात को लेकर रेंज आईजी अजय पाल लांबा और दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के बीच नोकझोंक हो गई। आईजी ने दाता रामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे गजानन कुमावत के हाथ में कैंची पकड़ा दी। इसका विरोध करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कैंची छीन ली और आईजी से ही फीता काटने को कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ने समर्थकों के साथ नए थाने के बाहर नारेबाजी कर दी। पूरा मामला सीकर के नए खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन के दौरान हुआ। तो आप काटो कौन है? आप काटो नहीं ये मेरा प्रतिनिधि है। अगर समाज सेवी है सार्वजनिक तौर पर कहा कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मान में उनके द्वारा ही काटा जाएगा, उचित रहता है। इसी बात आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानन मुझे धक्के देके और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो? धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक का मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, जो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी रामगढ़। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज्य का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ? आप जनप्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है? तो सभी पक्षों को आपने सुन लिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और मारो राजस्थान में अब वक्त है बड़ी खबर का। उदयपुर से ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की हालत नाजुक बनी हुई है। गणगौर पूजन के दौरान वो 90% झुलस गई। फिलहाल उन्हें अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अमलानी ने स्थिति गंभीर बताते हुए कहा कि व्यास 90% झुलसी हुई हैं, यानी 90% झुलसी हुई हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और गंभीर स्थिति के कारण अभी सर्जरी संभव नहीं है।
तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिल रही है। अपडेट ये कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल कल गणगौर पूजन के दौरान दीपक की लौ से उनका दुपट्टा जला और इस वजह से वो झुलस गई। 90% वो झुलस गई हैं। फिलहाल उन्हें अहमदाबाद के जायडस अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अमलानी ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। गंभीर स्थिति है, लिहाजा अभी सर्जरी संभव नहीं है। कद्दावर नेता गिरिजा व्यास, जिनको लेकर अपडेट सामने आया है, अहमदाबाद में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। जायडस अस्पताल में आईसीयू में वो इस वक्त हैं। हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट गिरीश अमलानी के हवाले खबर ये मिल रही है। उनका जो मेडिकल स्टेटस अभी सामने आया है वो बताया जा रहा है कि 90% वो झुलसी हुई हैं और इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है। गंभीर स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि अभी सर्जरी डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल गणगौर का उत्सव था और इस त्योहार को घर घर राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा था। गिरिजा व्यास भी गणगौर की पूजा ही कर रही थी कि इस दौरान जब वो प्रणाम करने के लिए नीचे झुकी और दीपक की लौ से दुपट्टे ने आग पकड़ ली, जिस वजह से वो झुलस गई। हालांकि पहले उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। अहमदाबाद से गीता मेहता हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। गीता, ये बताइए क्या स्टेटस है अभी, मेडिकल क्या बुलेटिन जारी किया गया है गिरिजा व्यास का? जी, गिरिजा व्यास अभी आईसीयू में ही भर्ती है, परंतु बताया जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो स्टेबल है, स्थिर है। अभी जो नॉर्मल लोग हैं वो उनको उनसे मिलने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो आईसीयू में हैं। अभी लगातार उनका ड्रेसिंग वगैरह किया जा रहा है। जब से वो बर्निंग की वजह से एडमिट हुए हैं तो वो जब भर्ती हुए थे उस टाइम काफी सीरियस थे। जायडस में भी लाए गए तब भी काफी सीरियस थे, पर अभी वो स्टेबल हैं। पर उनको कब नॉर्मल वार्ड में लाया जाएगा वो अभी डॉक्टर कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं, परंतु आईसीयू में उनके जो हालात हैं, उनकी जो तबीयत है वो स्टेबल बताई जा रही है। जी गीता, आप बता रही हैं अभी वो स्टेबल हैं, तो क्या सर्जरी भी आगे कर सकते हैं डॉक्टर्स या अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखना होगा? अभी सर्जरी की कोई बात नहीं है और ऐसे हालात भी नहीं है। अभी उनको लगता है कि दिन ब दिन उनकी हालत जो है वो सुधार पे आ सकती है। अच्छा। और पर कितने दिन में उनकी हालत नॉर्मल वार्ड में लाने तक की आ सकती है वो नहीं बताया जा सकता। अभी वो आईसीयू में ही है और ड्रेसिंग भी जो उनका है जहाँ पे वो बर्न हुए थे वो भी वहीं किया जा रहा है आईसीयू में। जी गीता, अभी उनके साथ कौन मौजूद होगा परिवार की तरफ से? जी अभी आईसीयू में ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत नहीं है, तो उनको मिलने के लिए इक्का दुक्का लोग जा सकते हैं दिन में, अदरवाइज ज्यादा लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो आईसीयू में है। जी गीता, ये भी खबर आ रही थी कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। नहीं, वेंटिलेटर की अभी कोई सूत्रों के मुताबिक वेंटिलेटर के रिलेटेड कोई अभी जानकारी मालूम नहीं पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ और सिर्फ उनका ड्रेसिंग किया जा रहा है। लगातार डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। उनके जो हालात है वो स्टेबल हैं। परिवार का इक्का दुक्का लोग जो है वो उनको मिलने जा सकते हैं दिन में, पर जो आम जनता है उनको मिलने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो आईसीयू में है। अभी जब उनको नॉर्मल वार्ड में लाया जाएगा वो अभी तक नहीं बताया। लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, स्टेबल है, ये एक राहत की खबर कही जा सकती है। गीता, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। बडलियास बरूधनी मार्ग पर यह हादसा हुआ। जोगड़ियाता माता के दर्शन करके गांव लौट रहा था कार में सवार परिवार कि अचानक कार में धुआं उठता देख कार सवार नीचे उतर गया। थोड़ी देर में आग के गोले में यह पूरी कार तब्दील हो गई।
और बात उस खबर की जिस पर लगातार सुबह से ही नजर बनी हुई है। अजमेर से आज बड़ी खबर आई। ब्यावर गैस कांड मामले में एक अपडेट भी आपको दे दें। मंत्री अविनाश गहलोत ने परिजनों से बातचीत की है। मृतक के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 25,000 रुपए की घोषणा की गई है। परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। घटना में 3 लोगों की मौत हुई। 8 गंभीर अजमेर जेएलएन आईसीयू में भर्ती हैं। 22 अन्य मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मंत्री अविनाश गहलोत खुद परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिजन जिनको ढांढस बनाया और साथ ही मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। ब्यावर में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव, 3 की मौत, 41 मरीज अस्पताल में भर्ती। फैक्ट्री सीज, जांच में जुटी पुलिस। ब्यावर जिले में तेजाब फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के चलते अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में फैक्ट्री मालिक सुनील सिंगल भी शामिल है। इसके अलावा 2 मृतकों की पहचान सुनील सोलंकी और दयाराम के रूप में हुई है। तीनों की मौत अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इसके अलावा 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस बीच मृतकों के परिवार वालों ने साफ कर दिया है कि जब तक मुआवजा और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, शव को नहीं लिया जाएगा। मृतक का जो मेरा पोता है वो ब्यावर है, वो भर्ती है। उस ब्यावर से इसको अजमेर रेफर कर दिया। ब्यावर में भी इलाज नहीं होता है, वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है। और जब एसपी साहब और कलेक्टर साहब इतने वो है जो जब तक एक बच्चे को नौकरी और मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक बॉडी नहीं उठेगी, मैं बच्चे का मृतक का पिताजी बोल रहा हूँ मैं। तेजाब फैक्ट्री में नाइट्रेट गैस के टैंकर से रिसाव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन हालात बेहद खराब थे। मौके पर पहुंची पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और करीब 41 लोगों की हालत गैस की चपेट में आने से खराब हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही अजमेर कलेक्टर लोक बंधु भी जेएलएन अस्पताल पहुंचे और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। ब्यावर से जो 5 पेशेंट्स रेफर होकर यहाँ आए, उनमें से 3 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है और बाकी 2 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं। लगातार हमारे डॉक्टर्स की टीम सघन मॉनिटरिंग कर रही है। जो भी आवश्यक उपाय हैं किए जा रहे हैं, क्योंकि केमिकल जो लीक हुआ उसकी वजह से केमिकल न्यूमोनाइटिस उनको हो गया और अंडर ऑब्जर्वेशन है। सारे जो पैरामीटर्स हैं मॉनिटर किए जा रहे हैं। अन्य कोई अगर जैसा बताया गया कुछ और पेशेंट्स यहाँ आ सकते हैं ब्यावर से रेफर होकर, उसके लिए भी 5 बेड्स हमने अभी रिजर्व कर दिए और जैसे ही और सूचना मिलेगी उसके हिसाब से यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि लोगों को उचित इलाज मिल सके। उधर ब्यावर के जिला कलेक्टर डॉक्टर महीन ने भी एकेएच पहुंचकर पीड़ितों से उनका हाल जाना। साथ ही ये भी माना कि ब्यावर में अवैध रूप से तेजाब फैक्ट्री चल रही थी। साथ ही लोगों से अपील की कि अगर किसी भी इलाके में अवैध रूप से कोई फैक्ट्री चल रही है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। फैक्ट्री इलीगल थी। हमें रात को सूचना मिली थी 8 साढ़े 8 के करीब। पूरा प्रशासन और पुलिस को वहाँ भेज दिया गया था। तो ये पता चला कि नाइट्रिक एसिड जो है वो टैंकर था। वो टैंकर में से 2/3 टैंकर तो खाली कर चुके थे वो लोग। 1/3 में उसका किसी ने उसका गेट खोल दिया तो उससे वो लीकेज हो गया। उस लीकेज से वहाँ करीबन 53 से 55 लोग जो हैं वो अफेक्टेड थे। उनको एकेएच में भर्ती करवाया गया। उसमें से एक फैक्ट्री मालिक है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, वो अजमेर चला गया था, उसकी भी डेथ हो गई। 2 हमने रेफर किए थे, उनकी डेथ हुई है। सोमवार शाम करीब 6 बजे बलार रोड पर बनी तेजाब फैक्ट्री में खड़े एक ट्रैक्टर से नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। बताया जा रहा है कि टैंकर में 27 टन नाइट्रोजन गैस थी, जिसमें से 8 टन को खाली किया जा चुका था और 60 टन गैस को खाली करना था। इसी दौरान किसी ने टैंकर का ढक्कन खोल दिया, जिससे गैस लीक होने लगी और हवा में घुल गई। इस हादसे के बाद करीब 51 लोग राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे थे, जिनमें 5 मरीज तो अजमेर रेफर किए गए। उनमें से 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है। ब्यावर में गैस कांड के बाद दहशत का माहौल है। इलाके का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच
सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि कैसे एक आबादी के बीच एक अवैध तरीके से फैक्ट्री चलती रही और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। खबर अलवर से है। यहां पर कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस को मजबूत करने और लोगों की समस्या उठाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस है। एक दिन आदेश जारी करते हैं, दूसरे दिन वापस ले लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डीएलसी की जो सुझाव थे वो सुझाव नहीं शामिल किए गए। सरकार की मंशा क्या है ये साफ जाहिर होती है। सीमांकन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सचिव आदरणीय महौर जितेंद्र सिंह जी और एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय चिरंजीव जी राव साहब, हमारे पीसीसी के इंचार्ज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो हमारा बीएलए का जो प्रोग्राम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से नगर निगम और नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर परिसीमन के नाम पे आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की। और अब बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की, लेकिन प्रदेश बीजेपी इस फॉर्मूले को अपने संगठन में नहीं मान पा रही है। हाल ही में प्रदेश बीजेपी में मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन मंडल अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष के चुनाव में नारी शक्ति का वंदन अधूरा ही नजर आया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के निर्वाचन होने के बाद अब सबकी निगाहें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की टीम पर टिकी हैं, जिसमें खास तौर से महिलाओं को उम्मीद है कि उनको टीम में जगह मिलेगी। असल में भाजपा सरकार ने महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% के प्रावधान किए हैं। ऐसे में भाजपा के संगठन में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से संगठन में देखने को मिलेगी, लेकिन प्रदेश के 40 जिलाध्यक्षों के निर्वाचन में ये उम्मीद महिलाओं के लिए उम्मीद ही बनकर रह गई। इसमें केवल 4 महिलाओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया, यानी 10% महिलाओं को ही जगह मिल पाई है। प्रदेश भाजपा चुनाव में मंडल समिति की 11 सदस्यीय टीम में 4 महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बाद मंडल अध्यक्ष में इस फॉर्मूले को दरकिनार किया गया। 4 जिला अध्यक्षों में बीकानेर शहर अध्यक्ष के लिए सुमन ठाजेड़, भरतपुर जिला अध्यक्ष के लिए शिवानी दायमा, नागौर देहात अध्यक्ष के लिए सुनीता रांधड़ और सिरोही जिला अध्यक्ष पद पर रक्षा भंडारी का निर्वाचन हुआ। इसी तरह मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग की बात करें तो प्रदेश भाजपा में 7 मोर्चे, 25 विभाग और 19 प्रकोष्ठ हैं। हालांकि नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद इनमें अभी नई नियुक्ति होना बाकी है, लेकिन पहले की नियुक्तियों को देखें तो इनमें महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। मोर्चों की बात करें तो भाजपा के 7 मोर्चे हैं, जिसमें युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है, जबकि इनमें सिर्फ महिला मोर्चा में ही महिलाओं को भागीदारी मिलती है। इसी तरह विभागों की बात करें तो 25 विभागों के संयोजकों में सिर्फ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग की महिला मुखिया है। बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी उसमें उचित रूप से महिलाओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि राजनीति में और सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, ये मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आज जिस प्रकार से हमारी नारी शक्ति राजनीति में उभर के आई है, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ी है और जिस प्रकार से उनका समाज में एक स्वीकार्यता महिला नेतृत्व की जो बढ़ रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का सोच, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता नजर आती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के संगठन के चुनावों में प्रयास किया है
कि जहां भी संभव हो, अधिक से अधिक जहां संभव हो सकता है वहां पर हमने जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं, हमने मंडलों में भी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया और आगे जब प्रदेश की कार्य समिति का गठन होगा तो उसमें भी नियम अनुसार महिलाओं का उसमें भागीदारी रहेगी। प्रदेश भाजपा की महिला नेत्रियों को इस बात को लेकर खुशी भी है कि उन्हें संगठन में अहम पदों पर काम करने का मौका मिलेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा महिला विधायकों, पूर्व महिला विधायकों और संगठन के काम में अनुभव रखने वाली नेत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अब प्रदेश कार्य समिति के गठन को लेकर सबकी नजरें अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको इस प्रकार का निर्देश दिया है कि 33% महिलाओं को भागीदार बनाया जाए, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। श्री गणेश है, शुरुआत है, धीरे धीरे करके और हम उसी रणनीति पर चलेंगे और अब जो कार्यकारिणी बनने वाली है उसमें पूरा उसका पालन किया जाएगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 या महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना है। यह महिलाओं को सम्मान, अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास है। राज्यसभा और लोकसभा के बाद इस कानून को राज्य की विधानसभाओं और निकाय चुनाव से जोड़कर देखा गया। इतना ही नहीं, विधेयक पेश होने के बाद भी यह माना गया कि भाजपा संगठनात्मक रूप से भी इस फॉर्मूले को अपनाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको मारो राजस्थान में एक रियलिटी चेक दिखाते हैं। दरअसल जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में सरकारी अस्पताल के हालात बुरे हैं। न्यूज़ 18 ने भीनमाल अस्पताल का रियलिटी चेक किया। सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से अस्पतालों का समय बदला है। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन 9:10 तक ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल पहुंचे ही नहीं। और जब डॉक्टर्स को रियलिटी चेक के बारे में जानकारी मिली तो फिर दौड़ते दौड़ते अस्पताल आए और अपना काम शुरू किया। ओनली नेमिसन जी और सोनराज जी रहते हैं, बाकी पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं और यहाँ फर्जेंट भी बोलते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं रहते यहाँ। और गायनेक डॉक्टर है रविंद्र जी, वो लगभग एनी टाइम रहते हैं। और हमारा हम एनेस्थेसिया वाले बच्चों को देखते हैं और बच्चों की मतलब ओपीडी है ना, लगभग रोजाना 200 ओपीडी रहती है और बच्चों के डॉक्टर नहीं है। उनके खिलाफ भी स्पष्टीकरण पूछ के और उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अभी इस बारे में जानकारी नहीं थी, कई लोगों ने फ़ोन भी किए तो वहाँ पे हमने कार्रवाई शुरू की और जो आपसे भी मुझे मालूम पड़ा है ऐसी है तो मैं उनको कार्रवाई करवाऊंगा और उनको नोटिस दे देंगे। सरकार के द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहीं सरकार के द्वारा अभी अस्पताल का समय 9 बजे से 8 बजे करने के बावजूद डॉक्टर्स के जो चैम्बर्स हैं वो खाली हैं। ये स्थिति जालोर के भीनमाल की है। मैं मेरे कैमरा में से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो घड़ी जो लगी हुई है उसका टाइम एक बार बताएं, घड़ी पे क्या समय हो रखा है। और ये स्थिति लोग जो हैं, अब ये जो बाहर पेशेंट जो खड़े हैं, पेशेंट जो उनकी तरफ बताएं कि पेशेंट यहाँ पे जो वेटिंग में खड़े हैं, ये माजी बैठी हुई है यहाँ पे, फिर और भी बाहर जो पेशेंट खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये जालोर के भीनमाल में यहाँ पे देखने में आ रही हैं। डॉक्टर की जो चेयर्स है, एक बार डॉक्टर की चेयर्स की जो बताएं, यहाँ पे डॉक्टर की जो चेयर्स है वो खाली है। 1 घंटे का समय बीतने के बाद में भी डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी पे नहीं है। ये स्थिति जो है यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था की है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो खामियां हैं वो बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में बाधा बन रही है। न्यूज़ 18 के लिए देवाशंकर, जालोर। और मारो राजस्थान में अब आपको दिखाते हैं आग की विनाश लीला। 4 जिलों की तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं और इसमें हमने पहली तस्वीर ली है सवाई माधोपुर की। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। मकान के गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे पूरा मकान जलकर खाक हो गया। दूसरी तस्वीर जालौर की है। यहाँ पर 3 गांव की सरहद से लगते खेतों में आग भड़क उठी और भयानक तबाही मची। तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहाँ पर चारागाह भूमि जंगल में आग लग गई। और ये चौथी तस्वीर आपके लिए हम लेकर आए हैं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे की, जहाँ पर एक कार में आग लग गई।